I've landed in Ahmedabad, home turf to India's most controversial politician, and that is an understatement. The man, Amit Shah, who's out on bail, who has charges of murder and abetment of fake encounters in the state of Gujarat. Amit Shah has been the right-hand man of Narendra Modi in the last 12 years that Modi has been Chief Minister of Gujarat. In fact, when in 2003 Amit Shah was made Minister of State for Home, he was given 10 other portfolios, showing just how important the man was. The entire political career of Amit Shah is built around the fact that he is the right-hand man of Narendra Modi, the prime ministerial candidate of the BJP. He's also the political target of parties opposed to the BJP because he and the cases around him can be a means to reach Narendra Modi. But the question that I'm wanting to ask Amit Shah is that can he ever get out of the maze of fake encounter cases that are pending against him in various courts? We catch Amit Shah on his home turf and provoke him into the frankest interview he has ever given. अमित शाह जी, आपने अपना समय दिया हमें, हम आपके बहुत आभारी हैं और बहुत समय बाद आपने बात करने के लिए अपने तथ्य रखने के लिए आपने समय दिया है। तो हम शुरू करते हैं आज की बातचीत इसी चीज से कि आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी घोषित किए गए और खास सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश का, उसके जनरल सेक्रेटरी आपको बनाया गया। बावजूद इसके कि आपके ऊपर बहुत शैडो है, कई केसेस का, फेक एनकाउंटर के केसेस हैं, फिर भी आपकी पार्टी ने एक मान लो गैम्बल किया है आपके साथ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मुझ पर केसेस का सवाल है, फेक एनकाउंटर के अलावा कोई केसेस नहीं है और ये सारे केसेस फेक है। जब केस कानून की अदालत में भी गया तो हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई आप पर कोई प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश कर नहीं पाई, इसलिए हम आपको बेल देते हैं। आपको बेल मिला, आप इस वक्त बेल पर बाहर हैं। सवाल ये उठता है कि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रहे हैं गुजरात में 2003 और 2010 के बीच में, और इस बीच में ये एनकाउंटरों की बात की जाती है। कुछ एनकाउंटर गुजरात स्टेट ने भी कहा है खुद से कि ये फेक हैं। इसके बावजूद आप क्या कहेंगे कि एज होम मिनिस्टर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता था? देखिए नाविका जी, जहां तक एनकाउंटर फेक है या नहीं है, मैं इस पर ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि यह मामला न्याय की अदालत में लंबित है और इस पर अभी अदालत का रुख साफ होना बाकी है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। जहां तक एनकाउंटरों का सवाल है, 2003 से 2010 के बीच में पूरे देश भर में करीब 1500 एनकाउंटर एनएचआरसी के आंकड़ों के हिसाब से हुए हैं और गुजरात का जहां तक सवाल है, जहां मैं गृह मंत्री था, वहां नीचे से कम एनकाउंटरों में हमारा नंबर चौथा है। यूपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, ये सब स्टेट हमसे बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब कई गुना ज्यादा संख्या में एनकाउंटर वहां पर हुए। मगर मेरा जो कहना था अभी आपको कि ये फेक केस है, मुझ पर फर्जी केस डाला है, ये इसी का कारण है क्योंकि गुजरात के अलावा कोई और एनकाउंटर की जांच कभी नहीं हुई। 17 केसों में एनकाउंटर की जांच हो रही है, 1500 में से 18 केसों में, उसमें से 17 गुजरात के हैं और एक केस था आजाद का, आंध्र प्रदेश का, इसमें समरी भर दी गई है। तो जो 17 केसों में जांच चल रही है वो सभी के सभी गुजरात के हैं। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि बाकी सब जगह पे ठीक चल रहा है और सिर्फ गुजरात में ठीक नहीं चल रहा? इसका एक ही मतलब है कि यहां पर मैं गृह मंत्री था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बदनाम करने के लिए ये जांचें की गई है और भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी को बदनाम करने के लिए ये केस रजिस्टर किए गए। अमित शाह जी, आपका कहना है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक तथ्य ये भी है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी गुजरात पुलिस से, उसके बाद ये कोर्ट में पहुंची, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि ये सारी जांच जो है ये सीबीआई के पास जाए।
किसी सरकार ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं तय किया था कि ये जांच जो है सीबीआई को देना चाहे, तो आप सेंटर पे ताना क्यों कस रहे हैं? देखिए, कोर्ट में जाने वाली संस्थाएं, मतलब एनजीओ, उनका और कांग्रेस का सीधा संबंध है। और कोर्ट ने जो सीबीआई को भेजा है वो पायसली जांच करने के लिए भेजा है, कोई पॉलिटिकल जांच करने के लिए नहीं भेजा। मगर उसके बाद में सीबीआई जांच पॉलिटिकल कर रही है। तो अन्य राज्य, सुन लीजिए, अन्य राज्य की पुलिस भी है, सेंट्रल आईबी भी कहीं पर इन्वॉल्व है। अगर गुजरात की एनकाउंटर में मेरी जांच हो रही है, तो जहां सेंट्रल आईबी इन्वॉल्व है वहां केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों उनके नंबर नहीं जांचे जा रहे हैं? अगर मिल जाएंगे तो क्या करेंगे आप? काफी ऐसे सवाल है नाविका जी जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री से स्पेसिफिक केसेस पे पूछना, आप कौन से केस में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से पूछना? देखिए, मैं अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि इशरत जहां के अब तक जो जांच हुई है उसमें इशरत जहां के केस में सीबीआई का प्रथम चार्जशीट जो है उसमें है कि सेंट्रल आईबी का रोल है। मेरी ये डिमांड नहीं है कि प्रधानमंत्री की जांच हो। मैं जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल कहां से आता है इसमें? पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल आता ही नहीं है। प्रोफेशनल काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, मगर इसको पॉलिटिकल बनाने के लिए मुझे डाल दिया। आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हैदराबाद पुलिस का रोल आया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में, वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कभी पूछताछ नहीं की, क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन था। ये सब पॉलिटिकल साजिश का एक पार्ट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए और कोई मुद्दे इनको मिल नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सुशासन का इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए पॉलिटिकली इस तरह के क्वेश्चन मार्क खड़े कर एक इल्यूजन, एक भ्रामक स्थिति देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। मगर देश की जनता सब जानती है, जितना भी इस तरह का प्रयत्न होगा वो करने वाले पे बुमरैंग होगा, ऐसा मेरी स्पष्ट मानना है और मेरी पॉलिटिकल समझ भी कहती है। और सोहराबुद्दीन केस के बाद गुजरात में जितने भी इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आई। पर रिसेंटली ये इशरत जहां के केस में जिसमें आपको सीबीआई ने बुलाया, इसमें एक मुद्दा जो उठकर आया है वो डीजी वंजारा की रेजिग्नेशन लेटर से है। और डीजी वंजारा आपके बहुत करीबी पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं। वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड थे और आपकी उनसे बातचीत होती थी। सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि जब आप उनको इतने नजदीकी से जानते थे और इतने साथ रह के उनके साथ आपने काम किया है, तो आपको कभी ये पता नहीं चला कि जो एनकाउंटर वो कर रहे हैं वो फेक एनकाउंटर हो सकते हैं? देखिए, एनकाउंटर हो रहे हैं वो तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ता था, क्योंकि अखबारों में दूसरे ही दिन आता था। मगर मैं नहीं, आपको अखबारों से पता चलता था? मैं नहीं जानता था कि ये फेक एनकाउंटर है। अभी भी इसका फेक एनकाउंटर सिद्ध होना कोर्ट में बाकी है। पर डीजी वंजारा ने अपनी लेटर में बहुत जगह ये कहा है, police officers like him were loyal soldiers of the government. He said, I stood beside the government like a bulwark, but the government did not reciprocate. कई चीजें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है आपके बारे में, कई 8-10 जगह पे आपकी चर्चा की है उन्होंने, और कहा है कि आप ब्रिटिश तरीके से रूल करते थे, आप इंट्रीग, मैकेनिशंस और मैन्यूवरिंग से स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को चलाते थे। कोई लीगल मायने इसलिए नहीं है कि लेटर की शुरुआत में उन्होंने कहा कि एक एनकाउंटर फेक नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और इसके पीछे ये सब बातें लिखी। जहां तक मेरे लिए उनकी नाराजगी का या उनके व्यक्तिगत मत का सवाल है, वंजारा जब इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, हम मिलेंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन के सीजन में चाहे आप कह लीजिए 4 स्टेट्स के इलेक्शन है या 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या आपका अंदेशा है कि सरकार सीबीआई पे प्रेशर डालेगी किसी ना किसी तरीके से आपका नाम इंक्लूड करने के लिए? इस बारे में मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, मगर मैं इतना निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर कोई कानून से हटकर काम करने का ट्राई करेगा तो वो पब्लिक की आई में बूमरैंग ही होगा, और जो करेगा उसका नुकसान। अमित शाह जी, एडवोकेट मुकुल सिन्हा हैं, उन्होंने कई बार ये इशू रेज किया है, 2 इश्यूज रेज किए हैं। एक फोन कॉल रिकॉर्ड्स के कि आप पांडियन के साथ सोहराबुद्दीन केस में और आप वंजारा के साथ इशरत जहां केस के बाद आपकी कॉन्वर्सेशंस हैं। आपको क्या लगता है कि ये कॉन्वर्सेशंस क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं? मेरी सिर्फ पांडियन और वंजारा से बात नहीं है, मेरी 92 पुलिस अफसरों से बात है।
मगर बाकी के 90 का जिक्र नहीं होता। पांडियन और वंजारा से सिर्फ एनकाउंटर के दिनों में बात नहीं है, पूरे साल में इसी फ्रीक्वेंसी से इसी समय पे बनी बातचीत है, मगर वो बात बताया नहीं जा सकता, बताया जाता नहीं। आई वॉज होम मिनिस्टर, मैं कोई वाटर सप्लाई मिनिस्टर नहीं था। मेरी पुलिस अफसर से बात होना बड़ी लाजमी है, और पांडियन और वंजारा से सिर्फ एनकाउंटर के दिनों में नहीं है, तो बाकी के साल भर जो बात हुई हर रोज एनकाउंटर होते थे क्या? अगर किसी को फिट ही करना है तो कुछ भी करके कर लो भैया, मगर ये लीगल तरीका नहीं है, ये कानूनन तरीका नहीं है। और अगर यही मापदंड है तो पवन बंसल में क्या हुआ? क्यों चार्जशीट नहीं हुई? मेरी तो सिर्फ फोन कॉल रिकॉर्ड है, वहां तो टेलीफोन टैपिंग उपलब्ध है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड पे मुझे सोहराबुद्दीन में चार्जशीट किया गया, तो पवन बंसल को क्यों नहीं किया गया? यही सीबीआई है, यही सीआरपीसी है। आपने रिकॉर्ड स्ट्रेट किया है अमित शाह जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दौर की, जिसमें आपने एक बहुत बड़ा कदम रखा है। ब्रेक के बाद हम उसकी बात करेंगे।